नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम विराम चिन्ह विषय को लेकर आए हैं। दोस्तों, हमने देखा होगा कि हिंदी विषय में हम सब अक्सर चिन्हों का इस्तेमाल, कई प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज उन सभी चिन्हों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वे चिन्ह किस रूप में कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे रोको मत, जाने दो। यहाँ रोको मत के बाद क्या है, चिन्ह लगा है और उसके बाद दूसरा क्या शब्द है, जाने दो। रोको मत, जाने दो। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। 13 चिन्हों की व्याख्या हम इसमें करेंगे, विशेष रूप से वर्णन करते चलेंगे। पहला है अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा उप विराम, पांचवा विस्मयादि बोधक चिन्ह, छठवां प्रश्नवाचक चिन्ह, सातवां कोष्टक चिन्ह, आठवां योजक चिन्ह, नौवां अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, 10वां लाघव चिन्ह, 11वां आदेश चिन्ह, 12वां रेखांकन चिन्ह और 13वां है लोप चिन्ह। चलिए आज अब इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला आता है अल्प विराम चिन्ह। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग अलग करना हो, वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विश्राम या थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय या लिखते समय जब हम किसी वस्तु का वर्णन एक साथ करते हैं तो बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, ठीक है, ये सारी फसलें हैं ना, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा है जब हम संवाद लेखन करते हैं तब भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम चिन्ह के कुछ विशेष नियम हैं। जैसे पहला देखते हैं, वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पदों और वाक्यों को संयोजक अव्यय और आए तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे, यह उदाहरण है। वह दूर से, बहुत दूर से आया है, सुनो सुनो वह क्या कह रही है। अगला नियम है, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भाइयों, समय आ गया है, सावधान हो जाए। जहाँ शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए वहाँ भी कभी कभी अल्प विराम का प्रयोग कर दिया जाता है। फिर अगला इसका नियम है, जिस वाक्य में वह, तो, या, अब इत्यादि शब्द लुप्त हो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मैं तो कहता हूँ, कान लगाकर सुनो। वह कब लौटेगा, कह नहीं सकता। यहाँ पर यह और वह शब्द क्या है, लुप्त है। इसी तरह अगला नियम है, यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी
व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बनती है तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका नियम इस प्रकार है, जैसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मेरा भाई जो एक इंजीनियर है इंग्लैंड गया है। दो यात्री जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए थे अब अच्छे हैं। ये इसके उदाहरण है कुछ। फिर अगला चिन्ह जो है वह है अर्ध विराम चिन्ह। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरते हैं। अब इसके उदाहरण समझते हैं। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप में पैदा होते हैं। यहाँ दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच विराम शब्द का प्रयोग हो तो भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे MA B.Ed, MA PhD, इस तरह के शब्द। वह एक धूर्त आदमी है ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। इस तरह के चिन्हों द्वारा हम अल्प विराम चिन्ह को अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है पूर्ण विराम चिन्ह। जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए तो पूर्ण विराम का चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ के बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। इसके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे यह हाथी है, वह लड़का है। कभी कभी किसी व्यक्ति, वस्तु या सजीव का वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे गोरा रंग। यहाँ व्यक्ति का मुख मुद्रा का बड़ा ही सजीव चित्र कुछ चुने हुए शब्दों और वाक्यांशों में खींचा गया है। प्रत्येक वाक्यांश में अपने पूर्ण और स्वतंत्र रूप से यह उपस्थित है। अगला है राम स्कूल से आ रहा है। वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, वह छत से गिर पड़ा, इत्यादि के उदाहरण पूर्ण विराम के उदाहरण है। अगला है उपविराम। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वह उपविराम चिन्ह वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गिरधर, गोपाल, श्याम, कान्हा इत्यादि शब्द। अगला है विस्मयादिबोधक। व्याधिबोधक का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, क्रोध, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा और भय इत्यादि के लिए किया जाता है। और यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। अरे आप कौन हो? हे राम, यह कैसे हुआ? हाय मुझे देरी हो गई। विस्मयादि बोधक चिन्हों के भी भेद होते हैं, 11 भेद हैं। पहला शोक बोधक। जहाँ वाक्य में हे राम, बाप रे बाप, ओह, उफ, हाँ आदि शब्द आते हैं, वहाँ शोक बोधक। जैसे हे राम, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। दूसरा है तिरस्कार बोधक। जब वाक्यों में छी छी, थू थू, धिक्कार, हट, धिक, चुप इत्यादि शब्द आते हैं तो तिरस्कार बोधक होता है। जैसे छी, कितनी गंदी जगह है ये। अगला है स्वीकृति बोधक। जब अच्छा, ठीक, जी हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छा इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है तो उसे हम स्वीकृति बोधक चिन्हों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अच्छा, फिर ठीक है। संबोधन वाक्य। जब
हो, अजी, री, अरे, ओ, हेलो, ए आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो वह संबोधन बोधक होता है। जैसे अरे जरा रुको तो सही, हर्षबोधक शब्द में वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, वाह, शाबाश, ओह इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे वाह, ये तो किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ पर हर्ष का प्रकट हो रहा है भाव। फिर है भय बोधक में बाप रे बाप, ओह, हाय, उफ, उइमा इत्यादि शब्द। जैसे हाय अब मेरा क्या होगा, ये भय बोधक है। आशीर्वाद बोधक जब किन्हीं वाक्यों में जीते रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, दीर्घायु रहो, इस तरह के वाक्य प्रयोग हो तो उसे आशीर्वाद बोधक कहते हैं। जैसे सदा खुश रहो बेटा। विस्मयादि बोधक में अरे, क्या, ओ, सच है, ए, ओहो, वाह इत्यादि शब्द होता है। जैसे अरे तुम कब आए। अनुमोदन बोधक में हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अवश्य तुम यह कह सकते हो, ये अनुमोदन बोधक शब्द है। फिर है विदास बोधक शब्द, जब अच्छा जी, टाटा इत्यादि शब्द हो तो वह विदास बोधक होता है। जैसे अच्छा, फिर मिलेंगे। फिर है विवशता बोधक शब्द, जब वाक्य में काश, कदाचित, हे भगवान इत्यादि शब्द प्रयोग करें तो वो विवशता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे काश मैं भी यह कर पाता, ये विवशता बोधक। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्हों का हम उपयोग करते हैं, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न होता है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम आपस में बातचीत के दौरान कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या खा रहा है इत्यादि के शब्द। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग जहाँ प्रश्न करने या पूछने का बोध हो, जहाँ स्थिति निश्चित न हो, जहाँ व्यंग किया जाए, या इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी उपयोग में किया जाता है। जैसे जहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए क्या आप गया से आ रहे हैं, स्थिति की अनिश्चितता के लिए शायद आप पटना के रहने वाले हैं, व्यंग के लिए भ्रष्टाचार युग इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना। फिर संदेह प्रकट करने के लिए क्या कहा, वह निष्ठावान है, इस तरह के प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। अगला है कोष्ठक। किसी वाक्य के बीच में आए शब्दों या पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किसी शब्द को और अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। वाक्यांश को कोष्ठकों के अंदर लिखकर प्रकट किया जाता है। जैसे उच्चारण जीभ का एक एवं कंठ से होता है, उच्चारण जीभ एवं कंठ से होता है। सब कुछ जानते हुए भी तुम मुंह किया चुप क्यों हो, इस तरह के शब्द। अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ मेरी कक्षा से। कोष्ठकों के प्रकार, कोष्ठक भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक इत्यादि। इसी तरह हम अंग्रेजी में भी कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं। इसे बोडोमस से प्रदर्शित करते हैं। बी फॉर कोष्ठक, ओ फॉर ऑफ माने का, डी फॉर डिवाइडेशन भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और